हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरह सूरत स्प्लिट होता है और जो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट है उसका सप्रेशन हो जाता है। जो यंग यूथ थे, जो लीडर्स जो जेल में चले गए, उसके बाद यंग यूथ जो थे वो डायरेक्शनलेस हो जाते हैं और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में आ जाते हैं। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज 1907 से 1917 तक चलता है फर्स्ट फेज। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़े कि कौन कौन सा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज उस वक्त हुआ था और क्या कारण थे, उसमें कौन से लोग इन्वॉल्व थे। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ये रिवॉल्यूशनरी हीरोइज्म जो शुरू हुआ, ये क्यों शुरू हुआ। ये जो फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है, ये फॉर्मेशन होता है इसका क्योंकि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को रूथलेसली सप्रेस कर दिया गया था। डिक्लाइन ऑफ द मूवमेंट, स्वदेशी एंड मूवमेंट के डिक्लाइन के बाद जो पैट्रियोटिक, जो देशभक्ति का एनर्जी था यंगर नेशनलिस्ट में, उनके पास कोई तरीका नहीं था कि वो इस एनर्जी को कैसे दिखाएं, कैसे एक्सप्रेस करें। वो लोग क्या हुए, डिसइल्यूजनड हो गए कि वो नया फॉर्म ऑफ स्ट्रगल खोजने लगे और यह सोचने लगे कि अगर नेशनलिस्ट गोल्स ऑफ इंडिपेंडेंस को मीट करना, अगर इंडिपेंडेंस चाहिए, आजादी चाहिए, तो ब्रिटिश को हमें भारत से निकालना होगा फिजिकली बाय फोर्स। तो यहाँ ये लोग वायलेंट एक्टिविटी का प्रोपागेंडा रचते हैं अपना एनर्जी को दिशा देने के लिए ताकि आजादी मिल सके। सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट वाज द रेवोल्यूशनरी मेथड, इनका मेथड क्या था, इनका प्रोग्राम क्या था इन यंग नेशनलिस्ट का। दो मेथोलॉजी ये जो इन्वॉल्व कर रहे थे, ये था कि इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन, हर एक लोग एक हीरो टाइप का एक्शन करेगा, जैसे कि असैसिनेशन करेगा, खत्म करेगा, मारेगा ऑफिशियल्स को, ट्रेटर्स को, धोखेबाजों को, डकैतीज कंडक्ट करेगा ताकि फंड रेज किया जा सके रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए, और ऑर्गेनाइज करेंगे कुछ मिलिट्री कॉन्स्पिरेसीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इनका सिंपल आइडिया था कि जो ब्रिटिश है, जो रूलर्स है, उनके दिल में डर पैदा करना और जो इंडियंस है, पीपल है, उनके दिमाग से इन अथॉरिटी का डर को खत्म करना और इंस्पायर करना भारतीयों को फॉर देयर पैट्रियोटिज्म, अपने देश के लिए, देशभक्ति के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये जो यूथ थे, ये तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इनको लीड कर रहे थे, तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कहाँ पे फेल कर जाते हैं टू गिव राइज, जो जिसके कारण ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज अराइज होता है। तो जो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, वो यूथ को भले बुलाते हैं कि आओ सैक्रिफाइस करो देश के लिए, आजादी के लिए, लेकिन यहाँ फेल कर जाते हैं टू क्रिएट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाते हैं, या फिर कोई नया फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वर्क उनको नहीं दे पाते हैं ताकि उनकी जो रिवॉल्यूशनरी एनर्जी है उनको सही डायरेक्शन में ले जाया जा सके। So extremists also failed to counter ideology the revolutionaries, as they did not highlight the differences between the revolution based on activity of masses and one based on individual violent activity। यहाँ पे revolutionaries का जो ideology था कि individual heroic physically by force, हर एक एक व्यक्ति ही ब्रिटिश को बाहर निकाल देगा अगर ऐसे करेगा तो इस आइडियोलॉजी को एक्सट्रीमिस्ट को एक्चुअली काउंटर करना चाहिए था और उन्हें बताना चाहिए था कि रिवॉल्यूशन पूरे देश, पूरे लोगों को लेके एक अलग चीज होता है और इंडिविजुअल हीरोइक चीज अलग होता है। अगर मासेस को लेके चलोगे तो वो ज्यादा फायदेमंद है रादर देन इंडिविजुअल हीरोइसिज्म। तो ये भी समझाने में असमर्थ होते हैं एक्सट्रीमिस्ट इन यूथ को, और इस तरह अलाउ कर देते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट इंडिविजुअलिटी वायलेंट एक्टिविटीज को अपना जड़ पकड़ने से भारत में। अब एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होते हैं देश के अलग अलग पार्ट में और देश से बाहर भी, विदेश में भी। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बंगाल। सबसे पहला रिवॉल्यूशनरी ग्रुप जो ऑर्गेनाइज हुआ था, डेट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1902 इन बंगाल, इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, अंडर जनेंद्र नाथ बासु। कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन हुआ था बाय प्रमोथा मित्तर और जितेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा। बरिंदर कुमार घोष ये लोग थे अनुशीलन समिति में। इनिशियल फेज में 1907-1908 में इनका जो एक्टिविटीज था हमारा अनुशीलन समिति का, डेट वाज लिमिटेड टू फिजिकल और मोरल ट्रेनिंग देना था लोगों को।
अप्रैल 1906 में एक्चुअली बरिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र दत्ता स्टार्ट करते हैं एक वीकली यानी एक न्यूज़पेपर जो कि वीक में एक बार आएगा, युगांतर। तो बहुत सारे पुलिस ब्रुटैलिटीज 1906 के बरिसाल कॉन्फ्रेंस में हुए थे और उसके खिलाफ युगांतर ने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। उसमें इन्होंने लिखा था कि द रेमेडी लाइज विद द पीपल, कि ये जो अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है उसका दवा जो है हमारे लोगों के पास ही है। अगर जो हमारा 30 करोड़ का पॉपुलेशन है भारत का, वो अपना हाथ उठाए ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो कि हो जाएगा 60 करोड़, क्योंकि हर एक के दो, 30 इंटू दो 7 करोड़ हाथ अगर एक साथ उठते हैं अगेंस्ट द ऑपरेशन मेड बाय द ब्रिटिश फोर्स, और उनको फोर्स से रोका जा सकता है। सो ये सॉल्यूशन ये लोग युगांतर में लिखते हैं। 1907 में यही एक युगांतर ग्रुप जो था एक अटेम्प्ट लेता है टू किल ए ब्रिटिश ऑफिशियल सर फुलर। इन दिसंबर 1907 एक अटेम्प्ट लिया जाता है युगांतर ग्रुप के द्वारा कि एक ट्रेन जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर ट्रैवल कर रहे थे बंगाल के, उसको डिरेल कर दिया जाए। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल नामक व्यक्ति जो थे, ये लोग ऑर्गेनाइज करते एक सीक्रेट सोसाइटी, और वहीं अदर्स को जैसे कि हेमचंद्र कानूनगो, ये लोग अब्रॉड चले जाते हैं मिलिट्री और पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए। तो इस तरह के एक्टिविटीज चल रहा था बंगाल में। 1908 में दो लोग थे, प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। ये लोग क्या करते हैं, एक बॉम्ब फेंक देते हैं ऑन टू द कैरेज टू किल ए सैडिस्टिक जज। एक जज था जो कि बहुत सैडिस्टिक था, उनका नाम था किंग्सफोर्ड। ये मुजफ्फरपुर में का कहानी है। तो मुजफ्फरपुर में जब इनका कैरेज जा रहा था तो प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस इनके ऊपर बम फेंकते हैं। लेकिन क्या होता है कि उस कैरेज में ये जज नहीं रहते हैं और उसके बदले दो लेडीज रहती है जो कि मारी जाती है। तो इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी जो है अपने आप को ही शूट कर लेते हैं और खुदीराम बोस को जो है सजाए मौत मिलती, ही वॉज हैंग्ड, फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। एक फेमस केस है बंगाल में, दैट इज नोन एज अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है इसे मानिकतोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। तो जो घोष ब्रदर्स थे, दे वर चार्ज्ड विद कॉन्स्पिरेसी ऑफ हाई ट्रीजन। द होल अनुशीलन ग्रुप जो था उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग द घोष ब्रदर्स, औरबिंदो घोष एंड बरिंदर घोष को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो चित्रंजन दास एक वकील होते हैं, वो डिफेंड करते हैं औरबिंदो घोष को, और औरबिंदो घोष बच जाते हैं विथ ऑल द चार्जेस, उन्हें माफीनामा मिल जाता है, वो दोषी करार नहीं होते। बल्कि बरिंदर घोष और उलास्कर दत्त, उनके ऊपर चार्ज लग जाता है एज मेकर ऑफ बॉम्ब। ये लोग मंदिर के पीछे मानिक तल्ला नामक जगह कलकत्ता में बॉम्ब बनाया करते थे और इन्हें डेथ पेनल्टी दिया जाता है। बाद में इसे कम करके एक्चुअली लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है इन लोगों को। द गवर्नमेंट अप्रूवर, यहाँ पे एक्चुअली उन्हीं लोग के बीच में से एक व्यक्ति जाके गवर्नमेंट का अप्रूवर बन जाता है, गवाह बन जाता है, जिसका नाम नरेंद्र गोसाई था। तो इन्हीं के नरेंद्र गोसाई के कारण ही ये लोग फंसते हैं पूरा। तो नरेंद्र गोसाई भी जेल में था, ही वॉज शॉट डेड इन जेल। तो क्योंकि इसने धोखाधड़ी किया था तो सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हैया लाल दत्ता ने इस नरेंद्र गोसाई को जेल में ही गोली मार दिया। तो ये था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट इज बर्रा डकैती हुआ था 1908 में। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दक्का के अनुशीलन समिति थे अंडर पुलिन दास, ताकि फंड रेज किया जा सके रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट फेमस केस इज दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, 1912 में होता है। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल, ये दोनों एक बॉम्ब अटैक करते हैं तुम्हारा वाइस रॉय लॉर्ड हार्डिंग पे। उस वक्त के वाइस रॉय होते लॉर्ड हार्डिंग। एक्चुअली ये जो लॉर्ड हार्डिंग है उस वक्त एक ऑफिशियल एंट्री कर रहे थे इनटू द न्यू कैपिटल ऑफ दिल्ली। दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट किया गया था, वहां पे ये एंट्री ले रहे थे एक प्रोसेशन के द्वारा फ्रॉम चांदनी चौक इन दिसंबर 1912 में। तो बम जब फेंका गया चांदनी चौक पे इनके ऊपर, तो हार्डिंग इंजर्ड होते हैं लेकिन मरते नहीं है। तो इनके ऊपर इनको पकड़ा जाता है। एंड ऑफ द ट्रायल बसंत कुमार, अमीर चंद और अवध बिहारी, इन लोग को पकड़ के कन्विक्ट किया जाता है और इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, इन्हें मार दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। वहीं रास बिहारी बोस जो होते हैं वाज नोन एज द पर्सन बिहाइंड द प्लान। इस प्लान के पीछे जो पूरा हाथ था वो रास बिहारी बोस का था, जो कि बच के निकल जाते हैं, ही वाज एबल टू एस्केप। नेक्स्ट वाज जुगांतर। जुगांतर का रिवाइवल होता है अंडर जतीन्द्र नाथ मुखर्जी या फिर बाघा जतीन। बाघा जतीन जो थे ये लीडर ऑफ वेस्टर्न अनुशीलन समिति थे। ये एक्चुअली लिंक को रिवाइटलाइज्ड करते हैं बिटवीन द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ युगांतर जो कलकत्ता में और बाकी सब जगह युगांतर है, उस सबके बीच में लिंक फिर से मजबूत करते हैं।
सो यहाँ पे एक और है जर्मन प्लॉट या फिर जिमरमैन प्लान। तो क्या होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो जुगंतर पार्टी है ये अरेंज करती है टू इंपोर्ट जर्मन आर्म्स, जर्मनी से कुछ आर्म्स इंपोर्ट करना चाहती है जुगंतर पार्टी थ्रू ए सीरीज ऑफ डकैतीज केम टू बी नोन एज टैक्सी कैब डकैतीज। और पैसे कहाँ से आएंगे, डकैतीज करके। सो टैक्सी को लूटा करते थे और बोट्स को लूटा करते थे, इसलिए कहा गया टैक्सी कैब डकैतीज या फिर बोट डकैतीज बोला जाता था इसे, फॉर एन ऑल इंडिया रिवॉल्यूशन कंडक्ट करने के लिए। लेकिन ये जो प्लॉट था, ये जो पूरा प्लान था, दैट वाज लीक्ड बाय एक ट्रेटर, एक धोखेबाज के द्वारा ये पूरा प्लान को लीक कर दिया जाता है और बाघा जतीन और अदर्स को लोकेट कर लिया जाता है बाय द पुलिस, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक गन फाइट होता है बिटवीन दिस रिवॉल्यूशनरीज एंड द पुलिस। इस गन फाइट में या तो कुछ रिवॉल्यूशनरीज मारे जाते हैं या फिर बहुत सारे अरेस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ये जो जर्मन प्लान या जिमरमैन प्लान या जर्मन प्लॉट जो था ये फेल हो जाता है। बाघा जतीन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है और ही वाज शॉट डेड इन बालासोर इन सितंबर 1915 में, इससे भी गोली लग के इनकी मृत्यु हो जाती है बाघा जतीन की। बाघा जतीन का एक फेमस कोट है, वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन। इनका मानना था कि हम लोग जब त्याग करेंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे, तभी हमारा जो नेशन है वो जागेगा फॉर फ्रीडम। इन द एंड कह सकते हैं हम लोग कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी जो है could not withstand the weight of the state repression। स्टेट ने जो रिप्रेस किया इन लोगों को, उसके आगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज टिक नहीं पाता है बंगाल में। अब देखते हैं कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज महाराष्ट्र में। एक था रामोजी पीजेंट फोर्स, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वासुदेव बलन फड़के से ऑर्गेनाइज करते हैं 1879 में टू इंस्टिगेट एन आर्म्ड रिवोल्ट। लेकिन जिस इससे पहले कि ये रिवोल्ट चालू होता है, इसको सप्रेस कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स प्रीमैच्योरली। नेक्स्ट इंसिडेंट वाज ऑफ चापेकार ब्रदर्स। 1890s में तिलक प्रोपागेटेड मिलिटेंट नेशनलिज्म को प्रोपागेट करते थे उस वक्त, ये भी वायलेंट थे। तो उनके दो डिसाइपल हुआ करते थे चापेकार ब्रदर्स, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। एक्चुअली उस वक्त पूना में एक प्लेग आया हुआ होता है और जो भी मेजर्स ब्रिटिशर्स लेते हैं प्लेग के लिए, दैट वाज नॉट सफिशिएंट। इसी गुस्सा में दामोदर और बालकृष्ण ने जो प्लेग कमिश्नर थे पुना को, उनका नाम था रैंड एंड लेफ्टिनेंट अरेस्ट, उन्हें मार देते हैं 1897 में, उनका मर्डर कर देते हैं। नेक्स्ट वाज मित्र मेला एंड अभिनव भारत। तो मित्र मेला एक सीक्रेट सोसाइटी था दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वीडी सावरकर या वीर सावरकर और उसके भाइयों के द्वारा। लेकिन 1899 आते आते मित्र मेला को मर्ज कर दिया जाता है एक और अभिनव भारत के से ऑर्गेनाइजेशन से। सोन नासिक, पूना और बॉम्बे क्या बन जाता है, सेंटर्स ऑफ बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग बन जाता है। और एएमटी जैक्सन जो कलेक्टर होते हैं नासिक के, ही वाज किल्ड बाय अनंत लक्ष्मण कन्हारे, जो कि एक पार्ट था ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश बाय अभिनव भारत। अभिनव भारत के द्वारा ये कॉन्स्पिरेसी रचा गया था। तो इस केस में 38 पीपल को अरेस्ट किया जाता है और इसमें यह पाया जाता है कि सावरकर ही मेन कॉन्स्पिरेटर थे। वीर सावरकर या वीडी सावरकर को क्या किया जाता है, उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फॉर लाइफ एंड फॉर फ्यूचर ऑल इज प्रॉपर्टी। उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर दिया जाता है और उन्हें लाइफ टाइम के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जेल में या फिर भारत से बाहर। अब देखते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन पंजाब। तो पंजाब में एक्सट्रीमिज्म जो चल रहा था, डेट वाज फ्यूल्ड बाय फ्रीक्वेंट फेमिन्स। वहां फेमिन्स आते थे जिसके कारण और लोग गुस्सा होते थे, लैंड रेवेन्यू बढ़ाया जा रहा था, इरिगेशन टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था। तो लाला लाजपत राय एक पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन लाते हैं और उसका मोटो रहता है सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट। और वहीं अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा थे, ये भी ऑर्गेनाइज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन ए मोइजबान ए वतन, ये लाहौर में रहता है। और इनका एक जर्नल होता है भारत माता। तो एक्सट्रीमिज्म जो पंजाब में है डाइड क्विकली आफ्टर द गवर्नमेंट स्ट्रक इन मई 1907। 1907 में गवर्नमेंट का रिप्रेशन होता है और एक्सट्रीमिज्म जो है शांत कर दिया जाता है पंजाब में। यहाँ पे बैन लगा दिया जाता है कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग्स में, और लाला लाजपत राय और अजित सिंह दोनों को डिपोर्ट कर दिया जाता है, दोनों को जेल में डाल दिया जाता है डिपोर्ट करके। अब देखते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड, थोड़ा भारत से बाहर क्या चल रहा होता है। तो एक सोसाइटी था इंडियन होम रूल सोसाइटी या फिर इंडिया हाउस। ये जो इंडिया हाउस है दैट वाज फॉर्म्ड बाय श्यामजी कृष्णा वर्मा, इसे स्टार्ट करते हैं लंदन में 1905 में, ताकि जो रेडिकल यूथ्स हैं इंडिया से वो यहाँ पे आके रह सके। और एक जर्नल स्टार्ट करते हैं द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट।
तो कुछ रेवोल्यूशनरी जैसे कि वीर सावरकर, लाला हरदयाल इसके मेंबर रहते हैं। इसके एक मेंबर थे जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा, इसी सर्कल से, जो कि असैसिनेट कर देते, मार देते एक इंडियन ऑफिस ब्यूरोक्रेट को, कर्जन वाइली 1909। इसके बाद क्या होता है, लंदन जो है दैट वाज बिकेम टू डेंजरस फॉर द रेवोल्यूशनरीज। तो अब जब लंदन डेंजरस हो गया तो उसी वक्त क्या हो रहा था, एक मैडम भिकाजी कामा थी जो कि इमर्ज करती है एज ए लीडर, और उनका गढ़ बनता है पेरिस और जनीवा नामक जगह, और उनका कांटेक्ट भी था कुछ फ्रेंच सोशलिस्ट से, जिसके कारण पेरिस जनीवा जो है ये सब नया सेंटर बनता है इन रिवॉल्यूशनरीज को छिपने का। एक फेमस रिवॉल्यूशन होता है या फिर मूवमेंट होता है द गदर। सो लेट्स रीड अबाउट द गदर। गदर एक पार्टी था। गदर का मतलब होता है रिवॉल्यूशन, वायलेंट रिवॉल्यूशन। तो जो गदर पार्टी था दैट वाज ए रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ वीकली न्यूज़पेपर द गदर। एक न्यूज़पेपर था द गदर, उसी के अराउंड ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो था सैन फ्रांसिस्को में था, और इसके बहुत सारे ब्रांचेस थे अलोंग यूनाइटेड स्टेट के कोस्ट और फार ईस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में। वैंकूवर नामक जगह जो था was the place from where the Indians in abroad started the Gadar movement. Gadar movement start वैंकूवर नामक जगह से होता है। वहीं there were the people who had gone abroad. कुछ लोग और थे जो कि बाकी और जगह abroad चले गए हैं for livelihood, लेकिन वो लोग क्या थे, unconnected थे with the national movement in India. सो यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा उस वक्त जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा होता है, और वहां पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल था। तो कुछ जो इंडियंस थे जो कि ऑलरेडी बाहर में थे, वर्क कर रहे थे, जैसे कि इंडियन सिपॉयज जो कि सर्व कर रहे थे ब्रिटिश कॉलोनीज को, जब वो रिटायर करते थे तो उनके पास दो ऑप्शन था, या तो वो वहीं रह जाए वर्क ऑन वेजेस, या फिर वो रिटर्न हो जाए। लेकिन यहाँ भारत आके करेंगे क्या, तो वो लोग वहीं पे रुक के एम्प्लॉयमेंट खोजते थे। अब जिसके कारण क्या हुआ, जब ये लोग यूएस एंड ऑल को जो कॉलोनीज थे ब्रिटिश के, वहीं पे रह जाते थे, जिसके कारण क्या होता था, जो व्हाइट लेबरर्स थे, तो वहीं के लोग थे जिन्हें हाई पेमेंट चाहिए होता था और हाई पेमेंट मिलता था, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था, और इंडियंस को उनके जगह जॉब पे रख दिया जाता था जो कि कम वेज में भी काम करने को तैयार थे। तो इससे कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, जो इंडियंस थे उन्हें बहुत मारा जाता है बाय द व्हाइट्स, लेकिन कोई भी इंडियंस के मदद के लिए नहीं आता है अब्रॉड में। कनाडा जो था उस वक्त वो भी ब्रिटिश का एक कॉलोनी था, लेकिन उसके पास क्या था, डोमिनियन स्टेटस था, मतलब उसका फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, ये सब ब्रिटिश के हाथ में था, लेकिन इंटरनल पॉलिसी जो है वो खुद उनके ही हाथ में था। तो इंडियन लेबरर्स खत लिखते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को इन लंदन, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंटरफेयर कीजिए और इंश्योर कीजिए कुछ मेजर्स टू प्रोटेक्ट द इंडियंस इन कनाडा, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था कनाडा में। और वो इंटरवीन करते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट एक लॉ इनेक्ट करती है 1908 में, और बैन कर देती है जो इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस इनटू कनाडा। बोलती है अब कोई इंडियंस कनाडा में नहीं आएगा एक्सेप्ट दोज हु विजिटेड कनाडा फ्रीक्वेंटली। सिर्फ वही आ सकते थे जो कनाडा हमेशा फ्रीक्वेंटली तुरंत तुरंत विजिट करते हो, या फिर जो डायरेक्टली इंडिया से आ रहे हो। ये नहीं कि वो कहीं ब्रिटिश कॉलोनी में काम कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ आए। जो डायरेक्ट इंडिया में रहते और इंडिया से कनाडा है, सिर्फ उन्हीं को अलाउ था, बाकी इंडियंस को अलाउ नहीं था। 1908 में some of the Indians in Canada started political activities. कुछ इंडियंस इसलिए कनाडा में पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि जीडी कुमार, ये स्टैब्लिश करते हैं स्वदेश सेवक होम कनाडा में, सेम जैसे कि इंडिया हाउस लंदन में था उसी तरह। 1910 में जीडी कुमार और तारकनाथ दास को एक्सपेल कर दिया जाता है वैंकूवर कनाडा से, और दोनों जो है बाद में सिएटल नामक जगह यूएसए में आ जाता है और वहां के सेटल हो जाते हैं सिएटल में। तो इन यूएसए दे टुक कलेक्टिव एक्शन एंड एस्टैब्लिश्ड ए न्यू बॉडी, और यूएसए में आके सिएटल में आके एक नया बॉडी एस्टैब्लिश करते हैं, यूनाइटेड इंडिया हाउस, वेयर हेयर दे स्टार्टेड कैंपेनिंग थ्रू प्रेस, और एक प्रेस के द्वारा यहाँ से कैंपेन स्टार्ट करते हैं और मोबालाइज करना शुरू करते हैं इंडियंस को जो कि यूएसए में रह रहे होते हैं। इसी बीच यूएसए में एक सिख रिलीजियस बॉडी होता है, खालसा दीवान सोसाइटी, सिएटल में। सो ये खालसा दीवान सोसाइटी और यूनाइटेड इंडिया हाउस मिलके एक एफर्ट लॉन्च करती है 1912 में। एक जॉइंट डेलीगेशन भेजती है लंदन टू मीट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिलने के लिए एक जॉइंट डेलीगेशन भेजती है, और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप इंटरफेयर कीजिए कैनेडियन अफेयर्स में, और बोलती है कि आप प्रेशर दीजिए कैनेडियन गवर्नमेंट को ताकि वो विड्रू करे इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1908।
ये जो डेलीगेशन है दैट स्टेड फॉर 1 मंथ, इन 1 मंथ तक लंदन में रहती है, लेकिन उनसे मिलने नहीं आते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सो इट वाज इन वेन। लेकिन डेलीगेशन जो है अपना होप लूज नहीं करती और फिर इंडिया जाती है टू मीट द वाइसरॉय एंड द गवर्नर ऑफ पंजाब। लेकिन मिलते हैं ये लोग, लेकिन फिर कोई मूड में नहीं होते कि कोई कंसेशन दिया जाए इंडियंस को बाहर में। तो डेलीगेशन जो है वो वापस सिएटल आ जाती है विदाउट एनी अचीवमेंट। लेकिन ये जो विजिट था टू इंडिया एंड टू लंदन, इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे जो इंडियंस थे उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाता है जो कि कनाडा जाना चाहते थे, लेकिन इस लॉ के कारण नहीं जा पा रहे थे। तो दिस एजिटेशन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट, और इसके बाद जब उन्हें पता चला कुछ हाथ नहीं लगा, तो यही जो है एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस हाथ में कुछ नहीं आया, इसके कारण क्या हुआ, कुछ लीडर्स थे, सोहन सिंह भाकना, बरकतुल्ला, ये लोग यूएसए में गैदर होते हैं ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशराइज डाला जा सके और एक मूवमेंट को रेवोल्यूशनराइज किया जा सके। लेकिन इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी मूवमेंट को कंडक्ट करने का, इसलिए ये लोग तलाश में थे कि एक इंडियन लीडर को खोजा जाए जो कि इस मूवमेंट को लीड कर सके। तो वो डिसाइड करते हैं कि सरदार अजीत सिंह को बुलाया जाए भारत से ताकि वो लीड कर सके मूवमेंट को। लेकिन इससे पहले कि वो उनको कांटेक्ट करते हैं, उनको पता चलता है कि एक इंडियन लीडर जो है ऑलरेडी यूएसए में है, जैसे कि लाला हरदयाल थे, जो कि तुम्हारा जब रिप्रेशन हो रहा था गवर्नमेंट का आफ्टर सूरत स्प्लिट, उसी समय चले आए थे। तो उस वक्त लाला हरदयाल जो है एक लेक्चरर होते हैं ऑन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन यूएसए। उस वक्त क्या होता है, ये अपना इंटरेस्ट खो चुके होते हैं नेशनल मूवमेंट से जब से ये भारत से भागे थे। लेकिन 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था, उसके कारण इनको फिर से मोटिवेशन होता है और ये डिसाइड करता है कि ठीक है चलो मैं ये मूवमेंट को लीड करूंगा। अब जो लीडर्स थे ये पोर्टलैंड नामक जगह यूएसए में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं अपॉन ए स्ट्रैटेजी। अब ये लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये जो लड़ाई है ये यूएसए में नहीं लड़ेंगे व्हाइट्स के अगेंस्ट में, जो व्हाइट लोग इनको मारा पीटा करते थे उनके अगेंस्ट में कोई लड़ाई इनको लड़ना उड़ना नहीं है। इनको क्या करना है, जो सिविल लिबर्टी अवेलेबल था यूएसए में और जो फ्रीडम अवेलेबल था यूएसए में, उनको यूज करके भारतीय लोगों को अवेकन करना है अगेंस्ट ब्रिटिश। तो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन ये लोग क्रिएट करते हैं द गदर, सैन फ्रांसिस्को में, और स्टार्ट करते हैं एक वीकली न्यूज़पेपर द गदर। तो ये डिसाइड करते हैं कि ये जो प्रोपागेंडा है इनका लोगों को जगाने का, ये चलेगा थ्रू दिस न्यूज़पेपर फॉर एटलीस्ट 10 इयर्स, ताकि इंडियंस जाग जाए। और उसके बाद 10 साल बाद हम लोग कंडक्ट करेंगे एक रिवॉल्यूशन दैट इज द गदर। और इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए न्यूज़पेपर को जो है फ्री में सर्कुलेट किया जाता था ऑल ओवर यूएसए एंड आउटसाइड। अब जो ये वीकली न्यूज़पेपर था द गदर, इसमें क्या होता था, इसमें हर एक दिन एक साइड टाइटल होता था अंग्रेजी राज का दुश्मन, और एक कॉलम होता था उसके अंदर जिसका नाम था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। इसमें टोटल 14 पॉइंट्स होते थे, विच वेयर ये 14 पॉइंट्स जो थे ये मेंशन करते थे कि ब्रिटिश रूल के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है भारत में। और जो लास्ट 2 पॉइंट होता था 13 नंबर और 14 नंबर, उसमें ये बताते थे कि क्या सॉल्यूशन है ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए इंडिया से। सो ये क्या करते थे, एक पोएम भी लिखा करते थे इस चीज को प्रमोट करने के लिए, अपना आइडियोलॉजी को, और इस पोएम का नाम था गदर दी गूंज। सो ये जो पोएम था दैट वाज क्रिटिकल अबाउट द रोल ऑफ सिख आर्मी। इसमें बताया जाता था कि किस तरह सिख आर्मी रिवोल्ट ऑफ 1857 में भारतीयों के साथ ना देके गलती की थी, उसका क्रिटिक्स करती थी और मोटिवेट करती थी सिखों को कि आप आओ, ये जो ब्लैक स्पॉट हमारे ऊपर लगा है उसे मिटाते हैं बाय कंडक्टिंग गदर। प्लस इनको मोटिवेट करने के लिए वो लोग कोट करते थे एफर्ट्स ऑफ लाल बाल पाल और अजीत सिंह, ताकि इंडियंस जो है वो इंस्पायर हो पाए। लेकिन कुछ इवेंट्स होता है जिसके कारण जो है ये जो मूवमेंट है प्री मैच्योरली कंडक्ट करने का ये लोग सोच लेते हैं, जो कि इफेक्ट कर देता है इनको। तो अरेस्ट एंड एस्केप ऑफ लाला हरदयाल, 1913 में लाला हरदयाल को अरेस्ट कर लिया जाता है बाय द पुलिस इन यूएसए। लेकिन यूएसए में उस समय डेमोक्रेसी था और रूल ऑफ लॉ था, तो उनको बेल मिल जाता है। अब बेल मिलने के बाद क्या करते हैं, ये डर जाते हैं इतना पुलिस की लाठी से एक रात में ही कि अमेरिका छोड़ के पेरिस चले जाते हैं सेटल, और उसके बाद फिर कभी भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं किसी भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से।
दूसरा इंसिडेंट जो इफेक्ट करता है वो था कोमागातामारू इंसिडेंट। सो कोमागातामारू एक्चुअली एक जापानीज शिप था जिसे हायर किया गया था टू कैरी इंडियन पैसेंजर्स, सॉरी कैनेडियन पैसेंजर्स। तो इन नवंबर 1913 सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा जो है वो एक्चुअली अलाउ कर दी थी 35 इंडियंस को कनाडा के अंदर आने के लिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लीगल लूपहोल्स इन द इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1908 में कुछ डिफॉल्ट था जिसके कारण 35 इंडियंस को सुप्रीम कोर्ट वहां की अलाउ कर दी थी कि आप कनाडा में एंटर कर सकते हो। इंडियंस को जब ये खबर पहुंचती है तो इंडियंस इंटरप्रेट करते हैं कि बैन जो था इमिग्रेशन पे वो एबॉलिश कर दिया गया है। सो एक सिख कॉन्ट्रैक्टर थे, उनका नाम था गुरदीप सिंह सांधू इन सिंगापुर। ये सोचते हैं कि क्यों ना कनाडा चला जाए और अपने साथ जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें भी लेके चला जाए। इसलिए वो क्या करते हैं, एक जापानीज शिप कोमागातामारू को हायर करते हैं सिंगापुर में और स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी फ्रॉम सिंगापुर। तो रास्ता में वो हांगकांग और बाकी सब जगह जापान ये सब जगह रुकते हैं और टोटल 378 इंडियन पैसेंजर्स ये सब अब्रॉड से कलेक्ट करते हैं। ये लोग शिप पे चढ़ते हैं ताकि ये लोग कनाडा जा सके। इसी बीच जब शिप ट्रैवल कर रही होती है टुवर्ड्स कनाडा तो कैनेडियन गवर्नमेंट क्या करती है, अमेंड कर देती है इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1908 को और जो लूप होल्स था जिसके कारण 35 लोग को एंट्री मिला था उसे क्लोज कर देती है। लेकिन जो ऑनबोर्ड पैसेंजर शिप पे थे उन्हें इस फैक्ट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। 1914 में क्या होता है, ये शिप रीच करती है वैंकूवर के तट पे कनाडा में और कैनेडियन नेवी इस शिप को सराउंड कर लेती है, घेर लेती है और एक भी इंडियंस को, एक भी लोगों को अलाउ नहीं करती है इवन टू कीप देयर लेग ऑन द कैनेडियन लैंड। तो ऑलरेडी जो इंडियंस थे कनाडा में वो उनको इनके ऊपर तरस आ जाता है और एक शोर कमिटी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये शोर कमिटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन फेवर ऑफ पैसेंजर्स और एक केस फाइल करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया बेंच ऑफ कनाडा सुप्रीम कोर्ट में। सो कोर्ट बोलते कि हम ये लॉ का मैटर है इसलिए लॉ का मैटर में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ऑर्डर कर देती है शिप को कि तुम अब वापस चले जाओ और 15 से 20 इंडियंस को ये सिर्फ अलाउ होता है टू गेट इनटू कनाडा। जब रिटर्न जर्नी शुरू होता है और शिप पहुंचती है तुम्हारा जापान में योकोहामा, उस वक्त वर्ल्ड वॉर वन अचानक से शुरू हो जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ऑर्डर करती है कैप्टन ऑफ द शिप को कि किसी भी पैसेंजर जहां से उठाए हो, जैसे जापान से उठाए हो, हांगकांग से उठाए हो, किसी को डिबोर्ड नहीं करना है। शिप को तुम डायरेक्ट लेके कलकत्ता का पोर्ट है बजबज पोर्ट, वहां पे आ जाओ। तो ऐसा ऑर्डर मिलता है। नेक्स्ट इज इवेंट जो होता है वो होता है बजबज रायट। तो जो कोमागातामारू शिप थी वो बजबज पोर्ट पहुंच जाती है सारे पैसेंजर्स को लेके और पैसेंजर्स को बोला जाता है कि आप लोग सीधे डायरेक्टली होम घर जाना है। लेकिन पुलिस डिसाइड करती है कि जो लीडर था सांधु, उसे गुरदीप सिंह सांधु, उसे अरेस्ट करना है। जैसे ही उनको अरेस्ट किया जाता है बहुत सारे सिख जो है पुलिस से झड़प उठते हैं, क्लैश होता है और करीब 18 से 20 पैसेंजर को इस क्लैश में शॉट डेड कर दिया जाता है बाय द पुलिस फायरिंग और इसी इंसिडेंट को कहा जाता है बजबज रायट। एक और इवेंट होता है जो कि मोटिवेट करता है गदर वालों को, दैट इज वाज बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर वन और गदर कंडक्ट ये लोग करते हैं। सो वर्ल्ड वॉर वन जो था दैट वाज ए पीरियड ऑफ क्राइसिस फॉर द ब्रिटिश के लिए क्राइसिस का वक्त था और लोगों को लगता था कि ये ब्रिटिश जो है कमजोर हो चुकेगी वर्ल्ड वॉर वन से और दैट वाज सीन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रिवॉल्यूशनरीज और ये जो है एज एन अपॉर्चुनिटी देखते थे तुम्हारे ये गदर वाले लोग। सो गदर लीडर्स यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में फिर से मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि छोड़ो 10 साल बाद कौन गदर करेगा, अभी अपॉर्चुनिटी है, कंडक्ट करते हैं हम लोग गदर। क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिश का जो डिफेंस है वो कमजोर पड़ गया होगा ड्यू टू वर्ल्ड वॉर वन। भाई वो वर्ल्ड वॉर वन है, इनको समझना चाहिए था और तुम लोग हो बस छोटे से रिवॉल्यूशनरी, सो आराम से ब्रिटिश सप्रेस कर सकती थी, ये इन्होंने नहीं सोचा। सो अभी तक एक साल भी नहीं हुआ था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी और ये लोग प्री मैच्योर वीक प्रिपरेशन कर लेते हैं टू कंडक्ट द रेवोल्यूशन। गदराइट्स जो थे उनका सिर्फ एक ही मोटिवेशन था ये गदर अभी कंडक्ट करने का कि जो अभी अपॉर्चुनिटी मिला, अभी जो सिचुएशन मिला है और अभी जो समय मिला है ये फिर दोबारा नहीं आने वाला है और ये बेस्ट समय है रेवोल्यूशन कंडक्ट करने का। सो दे डिसाइडेड टू कंडक्ट गदर फ्रॉम पंजाब से स्टार्ट करने का सोचते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडियन फोर्सेस। ये सोचते कि इंडियन फोर्स इनका साथ देगी और ये लोग कंडक्ट करेंगे गदर पंजाब से। तो वॉर पे जाने से पहले इन्होंने क्या किया, अपना जो गदर इनका वीकली न्यूज़पेपर था उसमें एक लास्ट सेशन लिखते हैं द गदर
और उसका टाइटल रखते हैं ऐलान जंग, और उसमें डेट वेट सब डाल देते हैं कि इस दिन गदर हम लोग करेंगे। अब ब्रिटिशर्स को तो ये बात पता था, पेपर में लिख के जा रहे हैं कि हम करेंगे। तो पीपल क्या करते हैं, बहुत लोग बाहर से स्टार्ट कर देते हैं आना भारत में, और करीब-करीब 15,000 लोग आते हैं भारत में, जिसमें से 8,000 लोग को ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया जाता है बाय द पुलिस। जैसे ही वो उतरते थे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था, क्योंकि ये लोग तो लिख के आए थे कि हम इस दिन आएँगे भारत पेपर में। और ये लोग जब पंजाब पहुँचते हैं बचे हुए लोग, तो वहाँ का जो चीफ खालसा दीवान था, महंत जिसे कहते हैं, वो ब्रिटिश का दोस्त, जो गुरुद्वारा का रखवाला होता है उसे महंत बोलते हैं या चीफ खालसा दीवान। और वो एक्चुअली गुरुद्वारा मैनेज करता था, और वहाँ से जो भी मैसेज भेजा जाता था वो सिख कम्युनिटी भारत में माना करती थी। तो ये जो महंत वाला ग्रुप है, ये लोग डिक्लेयर कर देता है माइक से कि ये जो लोग आए हैं बाहर से, तो उनको सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि वो लोग क्रिमिनल्स हैं, एंड नॉट टू सपोर्ट देम इन द गदर। तो वहाँ के लोकल लोग जो हैं बोला जाता है कि गदर को सपोर्ट नहीं करना। ये एक इंडिकेशन था गदराइट्स के लिए कि वो वापस चले जाएँ, लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं, चलो हम लोग यहीं ठहरेंगे। ये लोग साथ नहीं देंगे यहाँ के लोकल लोग, तो हम लोग यंग रिवॉल्यूशनरीज़ जो भारत में, जैसे कि रास बिहारी बोस, इन लोग के साथ मिलके यहाँ पे कंडक्ट करेंगे गदर। और एक डेट फिक्स करते हैं कि गदर जो कंडक्ट होगा 19 फरवरी 1915 को होगा पंजाब से। तो ये सब जो मीटिंग सब चल रहा था, ये नज़र में था तुम्हारा पुलिस के। तो एक सिख कांस्टेबल जो कि इन लोग के साथ मिल गया था, वो इन्फॉर्म कर देता है सीआईडी को अबाउट द प्लान ऑफ गदराइट्स। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टार्ट कर देती है अरेस्ट करना इन लीडर्स को। करीब 45 से 50 लोग को हैंग कर देती है, फांसी पे लगा देती है इन गडराइट्स को, और मोर देन 200 पीपल को लॉन्ग टर्म जेल में भेज दिया जाता है। सो पूरा गदराइट्स का जो जनरेशन था, उसे ही खत्म कर दिया जाता है। इसलिए इसे होलसेल मैसेकेयर भी कहा जाता है, दैट वाज कंडक्टेड बाय ब्रिटिश। होल जनरेशन ऑफ गदराइट्स वेयर स्ट्रक्ड डाउन। लेकिन रास बिहारी बोस जो थे, जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में बच गए थे, यहाँ से भी बच के जापान निकल लेते हैं। और बाद में जब हम 1940s में जाएँगे, तब देखेंगे कि रास बिहारी बोस फिर से एक मेजर रोल प्ले करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। तो इस तरह गदर भी खत्म होता है। यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का। सो एक टेम्पररी रिस्पाइट, मतलब शांति होता है तुम्हारा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में वर्ल्ड वॉर वन के बाद, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके कारण जो पैशंस था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का वो कूल डाउन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये भी बात कर रही थी कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी देगी। ऑल्सो इस वक्त तक क्या होता है, गांधी 1915-16 में आ जाते हैं भारत सीन में, और उनका प्रोग्राम ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन जो उनका प्रोग्राम रहता है, वो काफी प्रॉमिसिंग था टू द न्यू होप्स ऑफ द। So this was all about first phase of revolutionary activities. कोई doubt हो you can comment me, otherwise thank you for watching my lecture.